जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार कर रहे हैं और जिसमें आज का अपना टॉपिक है आपकी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का प्रश्न आपके सामने। प्रवास से संबंधित पहला मुख्य संशोधन कौन से जनगणना वर्ष में किया गया था? पहला संशोधन प्रवास माइग्रेशन को लेकर पहला संशोधन है वो जनगणना के किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है सही 1961 में पहला संशोधन किया गया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि उपनिवेशिक काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक जो मॉरिशस, फिजी में जाते थे तो वहां पर वो कौन सा काम करते थे? औपनिवेशिक काल जब अंग्रेजों का राज यहाँ पर था तो भारत से काम करने के लिए जो श्रमिक मॉरिशस, फिजी जाते थे वो कौन सा काम करते थे इन चारों में से? तो समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। तो कौन सा है? दूसरा, रोपण कृषि करते थे वहां पर। रोपण कृषि जैसे चाय वगैरह उनकी वो खेती करते थे। तीसरा प्रश्न है स्त्रियों द्वारा सर्वाधिक प्रवास किस धारा के अंतर्गत होता है? महिलाओं की बात हो रही है अभी। महिलाएं हैं वो सर्वाधिक प्रवास है वो किस धारा के अंतर्गत? नगर से नगर, नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण या ग्रामीण से नगर? तो ज्यादातर है वो ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव ही महिलाओं का स्थानांतरण। वो ये पियर से ससुराल, एक गांव से दूसरे गांव। तो स्त्रियों द्वारा सर्वाधिक प्रवास है वो ग्रामीण से ग्रामीण होता है। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने कि भारत के किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत में किस देश से 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो वो देश है बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग हैं वो भारत में आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी, किस राज्य में अप्रवासी यानी दूसरे राज्यों से जो आते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक आते हैं? इस प्रश्न की बात करें तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। अब ये भी ध्यान रखना होगा भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आते हैं लेकिन किन राज्यों से अधिक आते हैं ये भी प्रश्न है। प्रश्न की भाषा समझना। किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी यानी बाहर से आते हैं? तो महाराष्ट्र में। कहां से आते हैं सबसे ज्यादा उनकी बात अगले प्रश्न में करेंगे। छठा प्रश्न है कि उत्प्रवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्प्रवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो आ गया ना अभी जो मैंने बात कहा, अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आते हैं। कहां से आते हैं? तो वो सही आंसर इसमें बताना है। उत्प्रवासियों के रूप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश और बिहार। यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोग हैं वो प्रवास करते हैं। प्रश्न को अच्छे से समझते हुए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। प्रतिकर्षित करते हैं। हम फर्स्ट बुक के चैप्टर में भी जनसंख्या वाले में प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा है वो समझ चुके हैं। तो वही एक तरीके से रिपीट है ये प्रश्न भी, आपको एक ही तरीके से तैयार करना है। जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक है वो कहा जाता है। इसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जो आकर्षित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जो अट्रैक्ट करते हैं अपकर्ष कारक हैं वो कहा जाता है उन्हें। तो ये अपकर्ष कारक की परिभाषा भी हो जाती है। 9वां प्रश्न है कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से पुरुष है वो बाहर ज्यादा जाते हैं? इन चारों में से बताना है। तो आप सबको अच्छे से पता है काम और रोजगार की तलाश में ही पुरुष है वो सबसे ज्यादा प्रवास है वो करते हैं। अगला प्रश्न महिलाओं से संबंधित है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए चाहे सब्जेक्टिव के रूप में आ जाए। महिला प्रवास
भी पहले पुरुष की बात की तो पुरुष काम और रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और महिला है वो किस वजह से, विवाह के कारण भी पीहर से ससुराल आ जाती है। भी भारत में सबसे ज़्यादा महिला प्रवास का जो कारण है वो मुख्यतः विवाह है। और एक बात हमने आपको ये भी बताई भी गांव से गांव महिला का प्रवास है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो महिला प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, पीहर से ससुराल चली जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद अब वन लाइनर क्वेश्चन, इस चैप्टर से ध्यान रखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करने हैं, प्लस इसमें से आपके 2 या 3 नंबर के 1-2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो सारे इस आज के वीडियो सेशन में शामिल हैं। अच्छे से तैयार कीजिएगा, हाफ ईयरली बोर्ड परीक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है गिरमिट एक्ट। कौन सा, गिरमिट एक्ट। भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए वन लाइनर में, आंतरिक प्रवास की 4 धाराओं के नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो 4 धाराओं के नाम है, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर या नगर से गांव। ग्रामीण लिखो, गांव लिखो, आपकी इच्छा है। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव और नगर से नगर और नगर से गांव। तो आंतरिक प्रवास, आंतरिक प्रवास यानी देश के अंदर ही जो प्रवास होता है उसकी 4 धाराएं हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल से क्वेश्चन है। 13वां प्रश्न देखिएगा कि आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अंतर। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है देश के भीतर होने वाला प्रवास, और अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब है देश के बाहर और अन्य देशों से देश के भीतर होने वाला प्रवास। एक तो जैसे अपने उदाहरण के लिए भारत की, तो भारत से बाहर जाना या दूसरे देशों से भारत के अंदर आना, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। और देश के भीतर ही एक गांव से दूसरे गांव, नगर से शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास होता है वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। तो अच्छे से समझिएगा इसकी परिभाषा को, बहुत ही सिंपल है। अगला 14वां प्रश्न है, ये भी अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है कि जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में क्या अंतर है। जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर। तो समझिएगा, भारत में जनगणना के दौरान यदि जन्म स्थान और जनगणना स्थान में भिन्नता, यानी जहां उसने जन्म लिया और जहां पर उसकी गणना हो रही है, जन्म स्थान और जनगणना स्थान में अगर भिन्नता पाई जाती है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के निवास का स्थान जनगणना के समय पिछले निवास स्थान से भिन्न होता है तब उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाता है। तो जन्म स्थान और जनगणना जहाँ हो रही है उस जगह में अंतर है तो जीवन पर्यंत प्रवासी। आपकी आज जहाँ जनगणना हो रही है उससे पिछली बार आपकी जनगणना कहीं दूसरी जगह हुई थी, तो इसका बात होती है तो उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी है वो कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आप इसको सिंपल भाषा में तैयार कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। और ये प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है। तो भारत की गणना है वो प्रवास की 2 धाराएं यही है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास स्थान के अनुसार प्रवासी। तो इन 2 आधारों पर भी ये गणना है वो की जाती है। तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 जननांकिकीय परिणाम। परिणाम का एक प्रश्न आना ही आना है 20 पार्ट से, ये ध्यान रख लेना। प्रवास के परिणाम का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा। तो गांव से नगरीय प्रवास है, इंडिया की बात हो रही है तो आंतरिक प्रवास की बात कर रहे हैं। 2 जननांकिकीय, जननांकिकीय का मतलब होता है जनसंख्या, ऐसे समझिए, जननांकिकीय परिणाम बताने हैं। तो गांव से जब व्यक्ति नगर में जाएगा तो नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, एक तो ये परिणाम आएगा। दूसरा, नगरों में लिंगानुपात घट जाएगा। गौर कीजिएगा, जब गांव से व्यक्ति नगर में जाएगा तो लिंगानुपात है वो घट जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रवास मुख्यतः कौन करते हैं भारत में, पुरुष करते हैं काम और रोजगार की तलाश में। तो इससे क्या होगा,
व्यक्तियों जो मेल की संख्या है वो नगरों में बढ़ जाएगी, पुरुष की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे लिंगानुपात है वो घट जाएगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या तो उतनी ही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है वो बढ़ जाता है। गौर करना इस बात को, नगरों में लिंगानुपात घट जाता है प्रवास से, और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी तो बाहर आ गया, पीछे लुगाई बच गई। तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास के दो परिणाम हैं, एक तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, दूसरा नगरों में लिंगानुपात घट जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई दो पर्यावरणीय परिणाम लिखिए। पहले हमने कौन से किए, जननांकिकी है, अब बात कर रहे हैं पर्यावरण की। भाई पहले तो अच्छे से प्रश्न समझ लेना, कहीं पर्यावरण का पूछे और जननांकिकी लिख के आ जाओ, और जननांकिकी पूछे और पर्यावरणीय लिख के आ जाओ, इतनी समझ तो पहले होनी चाहिए। और इसके लिए अच्छे स्टूडेंट हमेशा ही प्रश्न को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं। जो जल्दबाजी करते हैं, जो खरगोश बनने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा हारते हैं। आज भी कछुआ जीतता है। कछुए का मतलब है जो अपना सतत प्रयास करता है, लगातार मेहनत करता है, वो आज भी जीतता है। तो पर्यावरणीय परिणाम की बात कर लेते हैं भी प्रवास से। गांव से नगरीय प्रवास के कारण नगरों की वर्तमान सामाजिक और भौतिक संरचना पर दबाव बढ़ेगा, भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उससे वहाँ की सोसाइटी में जो भौतिक संरचना यानी जो मकान हैं, जो पुल हैं, जो सड़कें हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, जिससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि। अनियोजित का मतलब होता है बिना प्लानिंग के, अस्त व्यस्त तरीके से ग्रोथ हो जाएगी और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। आप किसी शहर में गए हो तो देखे होंगे अपना, रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे लाइनों के आसपास या शहर के बाहरी साइड में, हॉस्पिटल के पीछे की साइड में, तो वहाँ बड़ी अनियोजित तरीके से गंदी बस्तियाँ, झोंपड़े हैं वो बने हुए होते हैं। तो सामाजिक और भौतिक संरचना पर दबाव बढ़ता है, इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। ये इतना करना है। और अगर आप किसी बच्चे को इतने दो परिणाम लिखने, इस पहले परिणाम में ये भी दिक्कत लग रही है, तो कम से कम इतना जरूर कर लेना भी नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। आप सीधा इतना लिख सकते हो, ग्रामीण से नगरीय प्रवास से नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। और इसमें भी दिक्कत हो तो सीधा इतना ही लिख देना, भाई गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। अब दूसरा परिणाम की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो अति दोहन होगा, यानी बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। नगर का जो भौम जल स्तर, भूमिगत जल है, भौम जल या भूमिगत जल, तो प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर के भौम जल स्तर में कमी, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने ये समझा है भी गांव से नगरीय प्रवास के दो पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से सर्वाधिक राशि प्राप्त करने वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। एक चीज तो ध्यान रख लेना, जो व्यक्ति बाहर चला जाता है, अपने गांव घर को छोड़कर दूसरी जगह काम पर जाता है, वहां पैसे इकट्ठा करता है, तो उस पैसे को हुंडी कहा जाता है, जो विदेशों के अंदर जो जाता है। तो हुंडी यानी विदेश में जो पैसा कमाता है और आदमी अपने घर पर जो भेजता है उसको हुंडी कहा जाता है। तो इस प्रकार की राशि प्राप्त करने वाले 3 राज्य हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब, उसके बाद केरल और उसके बाद तमिलनाडु। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ से पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं, और दूसरा है साउथ के 2 स्टेट लास्ट में, केरल और तमिलनाडु। तो अच्छा प्रश्न है, सबसे अधिक राशि हुंडियों की प्राप्त करने वाले पंजाब, केरल और तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, लो हुंडी आ भी गया, हुंडी से आप क्या समझते हैं? तो प्रवासियों द्वारा अपने निवास स्थान को भेजी जाने वाली धनराशि को हुंडी कहा जाता है। प्रवासी अपने घर पर जो राशि भेजते हैं उस धन राशि को, उन पैसों को हुंडी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली हुंडियों का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? जो हुंडी भेजते हैं तो वही बात है, घर के परिवार के जो काम है वही करने होंगे इसमें। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो भी, इसमें भोजन में
यानी खाने पीने की चीज़ों में, कोई कर्जा है तो उसको चुकाने में, कोई इलाज करवाने में, बच्चों के विवाह के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए। तो इस प्रकार जो भी अपने परिवार की जो ज़रूरतें होती हैं उन चीज़ों को के अंदर ही उन हुंडियों का प्रयोग है वो किया जाता है। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक सा प्रश्न है। और उसके बाद 20वां प्रश्न देखिएगा कि भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के 4 प्रतिकर्ष कारणों के नाम लिखिए। हम पिछले फर्स्ट बुक के अंदर भी हम 4 अपकर्ष कारकों को जान चुके हैं। अब यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक जो कि प्रतिकर्षित करते हैं, यानी किसी व्यक्ति को अपनी जगह छोड़ने के लिए कहते हैं भी हाँ भी इन वजहों से वो अपनी जगह छोड़ता है। तो यहाँ 4 पूछे हैं। तो एक तो हो गया गरीबी, दूसरा हो गया स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी यानी हॉस्पिटल की कमी, तीसरा हो गया बाढ़, आप बाढ़ लिखें, सूखा लिखें, तूफान लिखें, भूकंप, सुनामी या कोई प्राकृतिक आपदा लिख दें, युद्ध लिख दें। और इसी प्रकार शिक्षा अवसरों की कमी यानी अच्छी उच्च शिक्षा वाली अवसर है वो वहाँ पर नहीं मिलते। तो ये इस प्रकार से कोई भी 4 कारण है वो आप लिख सकते हो जो कि किसी व्यक्ति को अपनी जगह छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रतिकर्ष कारक या कारण है वो कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इन 20 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे कुछ समय बाद आपको इस चैनल के ऊपर टेलीग्राम जो अपना चैनल है सिद्धिविनायक संगरिया, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे। वहाँ पूर्व में भी कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो रखी हुई है। तो आप चाहें तो आप पहले प्ले स्टोर में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और फिर उसके अंदर आप सिद्धिविनायक संगरिया नाम लिख के या हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होता है, आप वहाँ से इसको जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो आप ग्रुप को। और साथ में भूगोल, ज्योग्राफी यानी पॉलिटिकल और हिस्ट्री इनकी जो प्लेलिस्ट है उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं। तो जो बच्चे वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर वो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये थे अपने दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आप अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ये। और लगभग आपको इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न है वो मिल जाएंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।